डीएनटी के बारे में कोई भी आंकड़ा, मतलब इनकी कोई गणना ही नहीं होती है। गणना नहीं होने के कारण कितने लोग पात्र है, किनको घर की आवास की आवश्यकता है, किनको रोजगार की आवश्यकता है, किनको लोन की आवश्यकता है, ये कोई आंकड़े है ही नहीं इस गवर्नमेंट, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल लेवल पे तो कोई भी जानकारी नहीं है उनके पास। वो कैसे फंड अलोकेट कर सकते हैं और कैसे 200 करोड़ वो रख सकते हैं 15 करोड़ आबादी के लिए? कैसे आप लोगों को विकास की मुख्य धारा में ला सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि मोदी जी ने, मतलब देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी पक्ष का हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने देश का जो नीचे का तबका है, नीचे के तबके के सबसे दबा कुचला हुआ इंसान जो है उसको ऊपर उठाए और उसके लिए योजनाएं रखे। हमारे विकास का सबसे अहम मुद्दा है कि सेंसस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सेंसस ही नहीं होगा तो फिर आप हमारे प्रश्न के ऊपर एक तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपको डीएनटी जो वर्ग है वो सॉफ्ट टारगेटेड वर्ग ही रखना है, ताकि हम कहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी में एक टर्म होता है कि अगर पुलिस है, डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर चोरियां हो रही है समाज में, तो चोर भी तो होनी चाहिए। तो ये चोर बनाने की जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है वो ब्रिटिशों ने जो लगाई हुई है 1871 से, वो आज तक अपना देश, मतलब स्वतंत्र होने के बाद भी अपने जो स्वदेशी, मतलब पंत प्रधान है, वो चला रहे हैं सेंसस नकार के। क्यों नकार रहे हैं आप सेंसस? क्यों नहीं आप जानना चाहते हैं कि कितने लोगों पे एट्रोसिटी होती है? स्टेट एट्रोसिटी। दीपक पवार करके एक बंदे का नाम था, वो सिर्फ 1.5 साल का था, सिर्फ 1.5 साल। उस एफआईआर में उसका नाम था पारधी कम्युनिटी पे, और उनको सिर्फ वो डिक्वाइटी दिखानी थी और उस फैमिली के दूसरे 2-3 जन को अटकाना था, इसलिए पुलिस ने वो किया। जब एफआईआर सामने आई, सब आ गया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं नीरज जी, मतलब आप और थोड़ा, मतलब कितनी इनसेंसिटिविटी है कि जब ये एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद वो बच्चे को न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया गया। 1.5 साल का बच्चा न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया, न्यायालय ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। वो बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में गया। जो इम्प्लीमेंटर्स है ना, उनके दिमाग के परे डीएनटीज है। डीएनटीज को, मतलब मेरा अगर अनुभव बताऊं कि मैंने बहुत नजदीकी से रेंके कमीशन के साथ काम किया। नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर खलियान पर स्वागत है। हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है हम भी जनगण, और हम इसमें उन समुदायों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिसे अभी भी संविधान के पहुंच से, पहचान से दूर रखा गया है। ये जो श्रृंखला की शुरुआत की थी तो हमने पहले जीएन देवी सर से बात किया था डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय पर। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और उसे और अच्छे से समझते हुए हम एडवोकेट पल्लवी बालकृष्ण रेनके जी से बात कर रहे हैं आज। पल्लवी जी लोकधरा संस्था चलाती है, संगठन चलाती है एनटी और डीएनटी समुदाय के अधिकारों के लिए पिछले 21 साल से। इसके अलावा आप 2011 से लेकर 2014 के बीच मेंबर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन में आप रही, और आपने जितना भी ग्राउंड पर काम किया इनके बीच में रह के, क्योंकि आप खुद उस समुदाय से आती हैं, और उस काम को इस देश ने पहचाना है, सम्मान किया है कई कई अलग अलग अवार्ड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खलियान पर। धन्यवाद। संसद में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार जी हैं, उनसे सवाल जवाब पूछा जा रहा था, और उनसे कुछ आंकड़े, कुछ लाभार्थियों के आंकड़े पूछे गए कि आप बताइए कि अलग अलग योजनाएं जो आई 2018 के आसपास, उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, आपके पास क्या आंकड़े हैं। तो उन्होंने कुछ ठोस, कोई सब्सटेंशियल बात नहीं की। माननीय सदस्य के द्वारा जो कुछ राज्यों का उल्लेख करते उनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में 2015 में इदाते आयोग बनाया गया, 14 में बनाया गया, जिसने 2015 में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 15 करोड़ की अनुमानित संख्या आयोग के द्वारा बताई गई। राज्यों में, जिन जिन राज्यों में विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के बंधु पाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा
सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए जो सीड योजना के अंतर्गत सारे राज्यों में काम किए जा रहे हैं, इसमें आजीविका घटक के अंतर्गत उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, निःशुल्क कोचिंग के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाए जाने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार के द्वारा इस संबंध में काफ़ी तत्परता से काम किए जा रहे हैं। आजीविका घटक में 15 करोड़ की संख्या बताई कि 15 करोड़ जो है ना, हम तो सभी को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक जो है ना, उसको भी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। सुना है मैंने वो सांसद जी का, मैंने संसद में जो उन्होंने रिप्लाई दिया है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के सांसद ने ही इसके ऊपर मिस्टर वाकचौरे सांसद है, उन्होंने एक प्रश्न उठाया। भाऊ साहेब राजाराम भाऊ साहेब वाकचौरे जी, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि बाबा लोगों को जाति के दाखिले नहीं मिल रहे और वो जाति के दाखिले नहीं मिलने के कारण ये किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो उसको उन्होंने रिप्लाई करते समय सीड योजना का उन्होंने बताया था। अभी उन्होंने कहा कि 9,000 लाभार्थियों को दिया, लेकिन हम पूछते हैं कि 9,000 लाभार्थी हो या 12,000 लाभार्थी हो या 7,000 लाभार्थी हो, आप बोल रहे हो कि दिए है, पर उसका रेशो कितने लोग पात्र है? आपके पास डेटा है क्या कि डीएनटी के कितने लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए लायबल है और उनको हम नहीं दे पा रहे हैं, और इनको उसमें से 100 ने अप्लाई किया, उसमें से 70 लोगों को हमने दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 100 लोगों ने अप्लाई किया, 70 लोगों को दिया। पर सवाल ये है ना कि डीएनटी के बारे में कोई भी आंकड़ा, मतलब इनकी कोई गणना ही नहीं होती है। गणना नहीं होने के कारण कितने लोग पात्र है, किनको घर की आवास की आवश्यकता है, किनको रोजगार की आवश्यकता है, किनको लोन की आवश्यकता है, ये कोई आंकड़े है ही नहीं। इस गवर्नमेंट, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो किसी भी जानकारी के एब्सेंस में, ऑथेंटिक जानकारी के एब्सेंस में दिए गए वो आंकड़े हैं जो हम रिलाई नहीं कर सकते हैं कि इतने लोगों को दिया गया है। तो सवाल यही है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो सबसे बड़ा सवाल है डीएनटी के मामले में। जो अभी तक इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने लोगों को जरूरत है। मतलब मुझे ये भी नहीं समझता है कि ये बोर्ड बनाया गया, बोर्ड को पैसा अलोकेट किया गया, किस माध्यम से, किसके आधार पर कर दिया। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि हम कोई भी, मतलब अगर हम ये डीएनटी छोड़िए, एससी एसटी छोड़िए, एससी एसटी का तो पॉपुलेशन होता है, जनगणना होती है, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से उनको आवंटन किया जाता है, बजट का आवंटन होता है, ये हम समझ सकते हैं। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ओबीसी में है या डीएनटीज है, या हम कह सकते हैं कि वो जो गरीब है, उनके लिए डीआरडी, मतलब नीचे के स्तर पे हम लोकल सेल्फ में आते हैं तो जिला लेवल पे एक अंदाजित पद्धति से कहा जाता है कि हमारे जिले में इतने इतने ओबीसी है, इतने डीएनटी है, इतने इतने ये लोग हैं, और इनके लिए ऐसा ऐसा बजट करना चाहिए। तो जिला लेवल पे तो एटलीस्ट कुछ जानकारी होती है जो सर्वे करते हैं उस हिसाब से, पर सेंट्रल लेवल पे तो कोई भी जानकारी नहीं है उनके पास। वो कैसे फंड अलोकेट कर सकते हैं और कैसे 200 करोड़ वो रख सकते हैं 15 करोड़ आबादी के लिए, जो 15 करोड़ से भी ज्यादा आबादी डीएनटी की आज देश में है, उनके लिए 200 करोड़ सीट के माध्यम से, मतलब वो रेशो कुछ है ही नहीं ना। कैसे आप लोगों को विकास की मुख्य धारा में ला सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि मोदी जी ने, मतलब देखिए प्रधानमंत्री किसी भी पक्ष का हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने देश का जो नीचे का तबका है, नीचे के तबके के सबसे दबा कुचला हुआ इंसान जो है उसको ऊपर उठाए और उसके लिए योजनाएं रखे। तो अगर वो, उसमें अगर निष्ठा हो, प्रामाणिकता हो, उसमें अगर ऑनेस्टी हो, तो ये सब हो सकती है। और उसके लिए सिर्फ ये होना जरूरी नहीं है, प्रयास भी होना जरूरी है कि बाबा सेंट्रल लेवल पे एक सर्वे होना जरूरी है, या फिर एक सेंसस होना जरूरी है, सेंसस में ये आना जरूरी है, तब हम ये आंकड़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि ये आंकड़े सही है या गलत है।
पर वहां पे मतलब हमको उसको इवेल्युएट करने का कोई तरीका ही नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है? ये जो सेंसस करने की बात है, कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने नकार दिया कि हम डीएनटी को लेके, एंटी एसएनटी को लेके हम कोई ऐसा कोई सेंसस स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं करेंगे। तो ये तो हाँ, हाँ जी, बोलिए, ये मैं यही ऐड करना। ये तो देखिए, ये कि डीएनटी की ना, डीएनटी मूवमेंट भारत में 60 साल से, मतलब जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से, एक मतलब 1955 के आगे अगर हम देखेंगे ना, तो महाराष्ट्र में डीएनटी की एक मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट खड़ी हो चुकी थी। तो उसमें सबसे पहले तो यही मुद्दा था कि डीएनटी का सेंसस किया जाए, कि हम लोग कितने हैं, हमारी आबादी कितनी है। क्योंकि अभी कल मतलब आप जैसे बता रहे थे, गणेश देवी जी का आपने इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सब बताया होगा कि कैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था और कैसे लोगों को फेंसिंग, 3 टायर फेंसिंग में कई सालों तक रखा गया था। तो उनकी आज हालत कैसी है, और वो कौन से जीवन के कौन से स्तर पे जी रहे हैं, ये अगर मालूमात करना हो तो हमें सेंसस की जरूरत है। तो सेंसस हमारे विकास का सबसे अहम मुद्दा है, कि सेंसस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सेंसस ही नहीं होगा तो फिर आप हमारे प्रश्न के ऊपर एक तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपको डीएनटी जो वर्ग है वो सॉफ्ट टारगेटेड वर्ग ही रखना है, ताकि हम कहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी में एक टर्म होता है कि अगर पुलिस है, डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर चोरियां हो रही है समाज में, तो चोर भी तो होनी चाहिए। तो ये चोर बनाने की जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, वो ब्रिटिशों ने जो लगाई हुई है 1871 से, वो आज तक अपना देश मतलब स्वतंत्र होने के बाद भी अपने जो स्वदेशी मतलब पंत प्रधान है वो चला रहे हैं, सेंसस नकार के। क्यों नकार रहे हैं आप सेंसस? क्यों नहीं आप जानना चाहते कि कितने लोगों पे एट्रोसिटी होती है? स्टेट एट्रोसिटी, मैं तो कहती हूँ कि ये एट्रोसिटी आप छोड़िए, कि जो लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट करती है, पर स्टेट एट्रोसिटीज होती है, सेंटर एट्रोसिटीज होती है। वो एट्रोसिटीज के बारे में भी तो पता चले ना, कि क्यों, मतलब स्टेट और सेंट्रल एट्रोसिटीज के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि मुझे क्या कहना है। पर हम्म। सेंसस होना इसलिए जरूरी है कि कितने दायरों पे इनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, और कौन से प्रयास इनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें उठाने चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए। ये अगर करना है तो हमें सेंसस ही करना। बजट मतलब बोर्ड बना के आपने मजाक बना दिया है, आपको बोर्ड बनाना है, बोर्ड को बजट देना है, पर आपको सेंसस नहीं करना है। वेल, जो अंग्रेज थे वो, ऑफ कोर्स उन्होंने ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आया और उन्होंने ये पूरा मेंटालिटी क्रिएट किया, पर कम से कम उन्होंने सेंसस तो किया, उस वक्त उनको गिना तो। आज के समय में सरकार टोटली नकार रही है कि हम उनका सेंसस नहीं करेंगे, जबकि ज़रूरत है। जैसे कि आपने मेंशन किया कि कास्ट सेंसस का इंडिया भर में, देश भर में ये बात हुई उठी, और अब जाके क्योंकि इतना ज़ोर शोर हुआ, और 2024 में जो नतीजा है उसके बाद सरकार शायद डर गई कि ये हमें कराना पड़ेगा, तो अब सरकार कराने वाली है। तो लेकिन समस्या ये है कि डीएनटी, एनटी और एसएनटी में अब ये कास्ट को लेके भी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो उससे भी बाहर हैं। तो बिल्कुल। तो इसे पल्लवी जी में थोड़ा समझाइए कि कास्ट सेंसस में भी कैसे ये छूट जाएंगे, अगर कास्ट सेंसस भी होता है तो। तो देखिए, ये कास्ट सेंसस जो है, कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो ये तो पहली बात, मुझे पता नहीं 2027 में जो सेंसस होने वाली है उसमें डीएनटी का कॉलम नहीं है, ये तो उन्होंने स्पष्ट किया है। तो उसमें शायद ओबीसी का कॉलम होगा, एससी का कॉलम होगा, एसटी का कॉलम होगा। तो उसमें ये जो ओबीसी में डीएनटीज आते हैं वो गिने जाएंगे, जो एससी में डीएनटीज आते हैं वो गिने जाएंगे, जो एससी और एसटी जैसे मैंने कहा वो गिने जाएंगे। माइनॉरिटीज में मुस्लिम मतलब डीएनटी ऐसे है कि जो तीनों धर्मों में आते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म। और तो जो मुस्लिम धर्मीय डीएनटीज है वो भी शायद तो गिने जाएंगे, जो सिख धर्मीय है वो माइनॉरिटीज से गिने जाएंगे। लेकिन जो सबसे बाहर है, किसी में भी नहीं है, तो उनको उनकी दिक्कत है। और रेंके कमीशन ने कहा है कि ऐसे 227 जातियां हैं, जो 227 जातियां भारत में ऐसी है कि जिनके बारे जो कोई भी लिस्ट में नहीं है, ना एससी एसटी ना ओबीसी,
वो जनरल कैटेगरीज में है और उनकी कोई भी जानकारी ना उस स्टेट के पास है जो स्टेट में वो बिलोंग करती है। तो इस हालत में उनको अगर हमें लाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डीएनटीज को सेपरेट टारगेट ग्रुप की जैसे नहीं देखा जाता है कि ये समाज का सबसे नीचे का तबका है और उसके लिए अगर इनकी जानकारी हमें चाहिए, और मतलब देखिए, देश का विकास करना यानी क्या होता है कि देश के लोगों का विकास करना है। देश के लोगों का विकास करना यानी क्या होता है कि वापस हम पीछे पीछे जाते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। जो बहुत ही अविकसित है उनको पहले हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि ये आपके विजन में ही नहीं है सरकार के। ये इतने मतलब आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड हो जाता है, वैसे है कि ये सरकार के आउट ऑफ साइट है। ये किसी में भी इनका उल्लेख नहीं है। तो अगर कमीशन कुछ बताता है कि ऐसे 227 जातियां हैं, तो ऐसे 227 जातियों के लिए अलग से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सेंसस में वो कैसे आए इसीलिए प्रयास करना जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। तो उसके लिए पॉलिटिकल विल ही होना जरूरी होता है कि आप तक इनकी समस्याएं अगर कोई संस्था के माध्यम से हो, कोई संगठन के माध्यम से हो, कोई रिसर्चर्स के माध्यम से हो, आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट के माध्यम से हो, आप तक इनकी समस्या पहुंचती है, तो आपका ये प्रथम कर्तव्य होता है कि सारी चीजें बाजू में रखकर पहले इनके ऊपर ध्यान दें। ये 227 जातियां क्यों अब तक किसी लिस्ट में नहीं आ चुकी है? तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो सेंसिटिविटी, वो संवेदना कहीं तो एब्सेंट है, मतलब नहीं है लोगों के प्रति, लोगों के दर्द के प्रति। क्योंकि ये मानवता का प्रश्न है, ये किसी आरक्षण का प्रश्न नहीं है। मतलब आरक्षण तो चाहिए हमें, लेकिन ये तो बहुत बात की बात है कि आरक्षण मिलने से हम बिल्कुल, बिल्कुल पल्लवी जी, ये वही बात हुई कि हम हैं या हम नहीं हैं, वो उसका बिल्कुल सवाल बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। अ, तो अब पल्लवी जी, आपने बहुत 2-3 चीज़ों को बहुत सही छुआ है, मुझ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले हम इस पे आ जाते हैं कि कैटेगराइज़ेशन कि अगर डीएनटी, एसएनटी और एनटी समुदाय को हम कैटेगराइज़ कर रहे हैं, जो कि अब कमीशन थ्रू आउट बने हैं, अयंगर से लेके इदाते तक अगर हम आए, तो वहाँ कहाँ खामियां नज़र आती है? आखिर क्या समस्या रही और कहाँ सरकार ने उनके जो सजेशंस हैं वो नहीं सुने, जो करना चाहिए वो नहीं किया? हाँ। देखिए, अय्यंगार कमेटी का अहवाल आप पढ़ेंगे ना, तो वो 1950 का रिपोर्ट है। 1950 के रिपोर्ट में अय्यंगार कमेटी ने सब मतलब साफ साफ लिखा है कि इन समुदाय का सेपरेट शेड्यूल बना के इनको तत्काल बजट देकर इनको विकास की प्रक्रिया में लाना चाहिए। और उसके बारे में इन्होंने ये भी कहा था अय्यंगार कमेटी ने, हुँ, तत्काल बजट यानी सेंटर 50% देगा और स्टेट 50% देगा। तो हुँ, इस हिसाब से इनको बजट का आवंटन करके इनको विकास की मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है, ऐसे उन्होंने कहा गया था यंगर समिति में। बाद में कालेलकर कमीशन आया गया, लोकूर कमीशन आ गया, सारे कमीशन, मंडल कमीशन आ गया, सारे कमीशनों ने इनके बारे में इनकी जो वंचितता है उन्होंने अपने अपने रिपोर्ट में लिखी और कहा है कि इनके कुछ समुदाय, डीएनटी के कुछ समुदाय जो है कहीं जगह पे अनटचेबिलिटी फेस करते हैं, कुछ समुदाय कहीं जगह पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन फेस करते हैं। पर ये दोनों होने के बावजूद ये समुदाय अपनी खुद की अलग कल्चर रखते हैं, तो इनको एससी या एसटी में डालना उचित नहीं होगा। ये उन एससी और एसटी पे अन्याय कारक होगा, ऐसे लोकुर कमीशन ने खुद कहा है। तो हुँ, लोकुर कमीशन ने ये भी कहा था कि इनके लिए अलग से कैटेगरी अगर बनाई दी जाएगी तो ये किसी के ऊपर अन्यायकारी नहीं होगा। कालेलकर कमीशन ने यही कहा है, मंडल कमीशन ने भी कहा है कि इनके बारे में अभ्यास होना जरूरी है और अभ्यास होकर इनके लिए उत्थान के लिए कुछ मार्ग सुझाव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाने जरूरी है। तो सेपरेट कैटेगराइजेशन के बारे में हर एक कमीशन ने कहा है, हर एक कमीशन ने, कि ये एससी और एसटी के स्तर के नीचे का तबका है और उनके लिए अलग ध्यान देना जरूरी है। सवाल ऐसा है कि सेपरेट कैटेगराइजेशन अगर हमें करना है तो बोला जाता है कि 50% की जो मर्यादा है संविधान में आरक्षण की, वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ जाएगी इसलिए इनको सेपरेट शेड्यूल या सेपरेट कैटेगरी और सेपरेट रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा एक
एक आर्गुमेंट जो है वो बोला जाता है, और उसका नतीजा ऐसे होता है नीरज जी, कि लोग बहुत इमोशनल होते हैं, भोले होते हैं। लोगों को लाभ तो होना, उनको लाभ चाहिए होता है, उनको पता होता है कि हम रिजर्वेशन के लायक है, लेकिन हमें रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ हम 50% के ऊपर जा रहे हैं इसलिए। तो फिर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, हमको एससी में डालो या एसटी में डालो। तो एससी और एसटी में डालो का जब आंदोलन शुरू होता है, तो दिक्कत वहां आती है कि जो हमारी मेन लड़ाई है संविधानिक हक की, कैटेगराइजेशन की, वो कहीं दूर फेंकी जाती है, और एससी और एसटी खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये हम में नहीं आ सकते हैं, ये हम शेड्यूल कास्ट की, ये लोग जो नॉर्म्स है वो पूरे नहीं करते हैं। या फिर शेड्यूल ट्राइब खड़ा होता है और कहता है कि ये जो नॉर्म्स संविधान ने दिए हुए हैं वो नहीं पूरा कर ये सकते, पल्लवी जी, बस आई जस्ट वांट टू ऐड कि देखिए, ये जब कैटेगराइजेशन की बात होती है और रिजर्वेशन की बात होती है उनके, तो हमने ये देखा हुआ है कि हमने कुछ चीज़ें, कुछ परसेंटेज निकाल के एक्सीड करके, हमने कुछ स्टेट से, बिहार का एक एग्जांपल आप ले लीजिए, या फिर हम ईडब्ल्यूएस का एग्जांपल ले लेते, तो लेकिन हमारे पास वो विल पावर जो है, पॉलिटिकल विल पावर। नीरज जी, मुझे ये इसी मुद्दे पे आना है। देखिए, एक संविधान ने ऐसा नहीं कहा है कि 50% के ऊपर, मतलब संविधान ये कहता है, संविधान में वो प्रोविजन है, संविधान में आर्टिकल 16 के अंदर वो प्रोविजन है, अगर कोई तबका आज भी विकास के प्रक्रिया के दायरे से कोसों दूर है, तो उसको आगे आने के लिए संविधानिक हक उन्हें देना जरूरी है। संविधान में ये प्रोविजन है। अगर ये प्रोविजन है तो हमें संवैधानिक हक मिल सकता है, या वो एससी में जाके या एसटी में जाके या सेपरेट शेड्यूल मिलके 50% का दायरा बढ़ाकर हमें ये बिल्कुल मिल सकता है, अगर संविधान की ये प्रोविजन की तरफ हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि देखिए, इंपेरिकल डेटा क्या होता है, इंपेरिकल डेटा होता है कि जो बाबा ये डीएनटी का समुदाय 15 करोड़ है, सेंसस आ गया, फिर इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता चल गया, कैसे सरकार नकार सकता है कि इनको संविधानिक हक नहीं देना चाहिए या इनको, इनके लिए अलग से कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए, ये कोई भी सरकार डिनाई नहीं कर सकती है अगर ये सारी चीजें होती है तो। और ये सिर्फ सिर्फ संविधान में ऐसा है, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है, या सिर्फ इंदिरा साहनी केस में ऐसे लिखा गया है कि रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%, इसलिए हम नहीं दे सकते, ये तो फेल आर्गुमेंट है इसके सामने। तो मेरिट के हिसाब से संविधान, अगर कोई जानकार है, संविधान जिस संविधान के बारे में जो अभ्यास करता है, वो बिल्कुल कह सकता है कि डीएनटीज का अगर सही मायने में डेटा उपलब्ध होता है तो उन्हें संविधानिक हक सेपरेट कैटेगरी बनाकर, या उनके नॉर्म्स, जिस जिस नॉर्म्स को वो पूरा करते हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से एससी या एसटी का जो भी उनको अगर पात्र है तो वो मिल सकता है, अगर नहीं है तो सेपरेट कैटेगरी तो डीएनटी की बन ही सकती है। पर इसको, जैसे आपने कहा ना कि बिहार, पटना या तमिलनाडु जैसे कहा कि हमारे महाराष्ट्र में 50% के ऊपर है, जो रिजर्वेशन जो अभी भी दिया जाता है वो 50% के ऊपर ही दिया जाता है। तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिजर्वेशन देखेंगे, ईडब्ल्यूएस से ऐड करेंगे तो वह 50% से ऊपर है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो ऊपर गया है तो डीएनटी को नहीं दे सकते, बिल्कुल डीएनटी को दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। और सबसे बड़ा सवाल है कि उसके लिए जो मोरालिटी जरूरी है, जो मोरालिटी क्रिएट हो सकती है आपके कास्ट बेस्ड सेंसस से, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से, वो ही तो सरकार नहीं कर रही है। पल्लवी जी, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि सर्वे कराया जाए, सेंसस कराया जाए, या फिर अब उसको कराने के लिए क्या ज़रूरत है हमें। ऑफ कोर्स एक मैन पावर हो, एक ग्रुप बने, एक समुदाय बने, एक फोर्स बने, वो उनके बीच में जाए। लेकिन मेरी सुब्बा राव जी से बात हो रही थी, आंध्र प्रदेश के हैं वो, इसी समुदाय से आते हैं। वो बता रहे थे कि इस योजना के तहत, या जो बोर्ड गठित किया गया 2018 के बाद, सीड योजना और सब, तो जो काम चल भी रहा है ग्राउंड पर, तो वो लोग जा रहे हैं, वो चुने जा रहे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि ये जो समुदाय है इनका कल्चर क्या है, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो अगर गठित भी कर दिया जाता है, अगर भेजा भी जा रहा है, जिस पर कह रहे हैं सरकार की काम चल रहा है, लेकिन कैसे लोग जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी तो उस पर बात होनी चाहिए। ये मैकेनिज्म का भाग है, सिस्टम का एक प्रणाली की एक ये है। सुब्बाराव जी जो कह रहे थे वो सही है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटर्स है ना,
उनके दिमाग के परे डीएनटीज है। डीएनटीज कौन, मतलब मैं मेरा अगर अनुभव बताऊं कि मैंने बहुत नजदीकी से रेनके कमीशन के साथ काम किया था, मुझे मौका मिला था। इस पर हम रेनके आएंगे, कमीशन ने, इस पर हम आएंगे नहीं 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 नहीं, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ हाँ। कि तो रेनके कमीशन ने हर एक स्टेट को बताया था कि आपके स्टेट में से डीएनटी की लिस्ट भेजो। ठीक है, सारे स्टेट्स को बताया था। तो मैक्सिमम स्टेट्स ने रेनके कमीशन को पूछा था कि हु आर डीएनटीज, हम्म। ये डीएनटी कौन है। हम्म। तो स्टेट को ही नहीं पता है, ब्यूरोक्रेट्स को ही नहीं पता है, इम्प्लीमेंटर्स को ही डीएनटीज नहीं पता है। तो डीएनटीज के बारे में अगर कोई योजना सीट बनाई जाती है और वो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करनी दी जाती है जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है? मतलब ये चौंकाने वाला तो है नहीं। मतलब सही बात है ना कि उनको पता ही नहीं इनके कल्चर के बारे में, ये कहाँ वास्तव करते हैं, ये कहाँ घूमते हैं, उनका नोमैडिज्म स्टाइल क्या है, ये उनको कुछ भी पता नहीं है। आपने सेंसस के बारे में पूछा था कि अगर सेंसस होगा तो क्या ये इसमें आ सकता है क्या? ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर सेंसस भी होगा ना नीरज जी, तो हम नहीं कह सकते हैं कि सेंसस में डीएनटीज पूरे के पूरे आ सकते हैं, क्योंकि डीएनटीज का जो नोमैडिज्म का स्टाइल है ना, कुछ डीएनटीज सेटल है, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर थे वो सेटल है, पर जो मैक्सिमम नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है वो नोमैडिज्म करते हैं। तो इनका कल्चर ही पता नहीं कि ये कब नोमैडिज्म और कौन से स्टेट में किस मौसम में जाते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? सीट की योजना भी हो या सेंसस हो या बीपीएल का सर्वे हो, ये सारा ये जो है ना, ये सेटल्ड कम्युनिटीज को सामने रखकर किया जा रहा है। सेटल्ड कम्युनिटीज का कल्चर सामने रखकर उस नजरिए से ये सारे योजनाएं बनाई हुई है। और मुझे लगता है कि मुझे मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि हम जो कहते हैं ना कि विकास की मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा, डीएनटीज के बारे में हम जब बात करते हैं ना, तो ये विकास की मुख्य धारा की डेफिनेशन बदलनी चाहिए। क्योंकि ये विकास की मुख्य धारा जो है वो सेटल्ड कम्युनिटीज के लिए है, जिनके बारे में लोग जानते हैं, इम्प्लीमेंटर्स जानते हैं, जिनके बारे में चर्चा होती है, जिनके बारे में छप के आता है, जिनके बारे में चर्चा होती है ओपनली। डीएनटीज के बारे में चर्चा आप और हम खबर खलियान के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं ना, वो बहुत इम्पैक्ट सोसाइटी में करते हैं। तो इम्प्लीमेंटर्स, ये सही बात है कि इम्प्लीमेंटर्स को पता नहीं है इनका कल्चर क्या है, ये कैसे रहते हैं, इनको कैसे योजनाओं का लाभ देना है, और योजनाएं बनाई जा रही है। मैं आपके काम के बारे में पढ़ रहा था, तो और क्योंकि मैंने और भी लोगों से बात की, तो एक बड़ा जो नाम जो मेरे बार बार मेरे कानों में आ रहा था वो था कि पारधी समुदाय को लेके। इसके बारे में थोड़ा आप प्लीज़ थोड़ा रोशनी डालिए कि ये क्यों इतना ज़्यादा परेशान ये समुदाय है, पारधी समुदाय, और क्या समस्या है वहाँ? अवधी समुदाय महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, मतलब ये आजू बाजू के 4 स्टेट्स जो हमारे महाराष्ट्र के बाजू आते हैं ना, उसमें पारसी समुदाय की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। पारसी समुदाय, एक तो उनमें इलिटरेसी का रेशो बहुत ज्यादा है, उनमें अंधश्रद्धा बहुत बड़ी है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उनकी तरफ देखने का नजरिया हम्म। सिस्टम का, हम्म। वो पोटेंशियल क्रिमिनल्स करके देखते पारसी समुदाय को, भले वो क्रिमिनल हो या ना हो। देखिए क्या है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट रिपील हो गया, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट आ गया, वो बात हो गई। देखिए बहुत 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 एक अहम बात है जो लोगों को नहीं पता है, वो ये बात है ना कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बाद में भी जो आज तक का अपना पुलिस मैनुअल है, जो लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, जो आईएएस को ट्रेनिंग देती है, आईपीएस जो होते हैं, जो पास आउट होते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है, उस उनके सिलेबस में आज भी जाति का नाम लेकर, जैसे पारधी आपने कहा, पारधी, वाघरी, टक्कारी, ऐसे जातियों का नाम लेकर उनको सिखाया जाता है कि ये लोग चोरियां कैसे करते हैं, इनके स्किल्स क्या है, ये आज भी है। तो क्या होता है ना कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो एसपी होता है, आईपीएस होता है, सीपी होता है, वो वो लीगसी लेकर बाहर आता है कि ये कम्युनिटीज जो है ये चोर है, डकैत है, चोरी करने वाले ही है, लुटारू है। तो वो मतलब लीगसी कंटिन्यू हो गई, भले एक्ट रिपील हो गया, पर
आज भी सिलेबस में वो लीगेसी है और आज भी हमारे आईपीएस जो है वही मेंटालिटी लेकर बाहर समाज में आते हैं। तो गांव में कहीं भी चोरी होती है या गांव में कहीं भी डकैती होती है तो सबसे पहला शक जो उनको सिखाया गया है कि आपके गांव के जो पारधी कम्युनिटीज है उनको उठाओ और पुलिस स्टेशन में लेके आओ। तो वो उसकी वजह से होता क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज जो है वो अभी तक सेटल ही नहीं हो पाए हैं। मतलब इनसिक्योर होते रहते हैं कि क्या पता कल सुबह तक आज की रात में कब पुलिस आएगी और हमें लेके जाएगी। और उसकी वजह से पूरी फैमिली जो है वो ध्वस्त हो जाती है। महाराष्ट्र में तो मैं आपको बताऊं नीरज जी, कुछ मतलब संगठन है जो पारधी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो एजुकेशन का महत्व बताते हैं लोगों को, पारधी समुदाय के बच्चों को। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा अहमदनगर का ऐसा था कि वो उसको 12th में था, पढ़ाई कर रहा था, पर उसको बार बार पुलिस कहीं पे भी अगर डकैती होती है, चोरी होती है, तो उसको लेके जाते थे और बाद में उसको अरेस्ट करते थे, इंटरोगेशन करते थे। हम जैसे लोग उसमें इंटरवेन करते थे, पूरा दिखाते थे कि क्या है, प्राइमेसी देखो सब करके। फिर 2-3 दिनों के बाद वो बच्चा बाहर आता था। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने कहा कि ये दीदी कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा कि मैं मतलब कुछ भी अगर हमारे जिले के आसपास कुछ भी हो जाएगा तो मुझे लेके जाएंगे, मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो मैं तो मेरी जिंदगी जो सिक्योरली गुजारनी चाहिए या मुझे कॉन्सेंट्रेट करना नहीं कर सकता हूँ। तो उसने उसके घर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए, मतलब पारधी कम्युनिटीज को अपने सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि ताकि वो अभी बोल सके कि देखो आप जिस डकैती के बारे में बात कर रहे थे या जिस चोरी के बारे में बात कर रहे थे, उस टाइम मैं घर पे था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने आंगन में था या मैं खेत में था। तो इस तरीका मतलब जो काम स्टेट का है वो काम अभी कम्युनिटी को खुद को करना पड़ रहा है। और एक मैं आपको एग्जांपल पारसी कम्युनिटी का बताऊंगी कि मतलब हमारे महाराष्ट्र का ही है। तो वो महाराष्ट्र में एक डकैती हो गई थी और डकैती का अगर हमको सेक्शन लगाना होगा, अभी बीएनएस या पहले का आईपीसी जो है उसमें 5 लोगों का होना जरूरी होता है। मतलब क्राइम में इन्वॉल्व अगर 5 लोग होते हैं तो ही हम उसको डेकॉइटी कहते हैं। तो पुलिस ने उसको डेकॉइटी कह दिया और उसमें 5 लोगों के नाम लिख दिया। आप हैरान हो जाओगे, दीपक पवार करके एक बंदे का नाम था, वो सिर्फ 1.5 साल का था, सिर्फ 1.5 साल का। उस एफआईआर में उसका नाम था पारधी कम्युनिटी पे। और उनको सिर्फ वो डिक्वाइटी दिखानी थी और उस फैमिली के दूसरे 2-3 जन को अटकाना था, इसलिए पुलिस ने वो किया। जब एफआईआर सामने आई, सब आया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं नीरज जी, मतलब आप और थोड़ा मतलब कितनी इनसेंसिटिविटी है कि जब ये एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद वो बच्चे को न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया गया। 1.5 साल का बच्चा न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया, न्यायालय ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी, वो बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में गया। ये सबसे दुख की बात है। फिर जाके कब जब हमने शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अर्जी लगाई, जब वो एसपी की सुनवाई हुई, फिर तब जाके वो एफआईआर में से वो बच्चे का नाम कटा। पर मुझे मतलब हैरानी इस बात की होती है कि जहाँ पे लोग जागरूक है, हम जैसे लोग जा सकते हैं, वहां तक ये हो सकता है। पर अगर हम इन जनरल पारसी समुदाय के बारे में देखेंगे तो हर फैमिली को इतना सपोर्ट नहीं होता है या हर फैमिली हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये दिक्कत की बात होती है कि ये कब तक करेंगे, ऐसे कब तक ये सहन करेंगे। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन पहले काम करता था, अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर इनकी सुनवाई के लिए वक्त नहीं है ना। विमेन कमीशन मतलब ये पारधी कम्युनिटी की महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तभी भी हम अर्जी लगाते हैं, कुछ नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? ये सारे कमीशंस होते हैं ना, इस कमीशंस में डीएनटी का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि योजना जब इम्प्लीमेंट करनी होती है तो इम्प्लीमेंटर्स को इनके बारे में पता नहीं होता है, तो वैसे ही कमीशन में अगर इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इनका जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, इनका जो क्रिमिनलिटी का स्टिग्मा है, अगर ये नहीं जानेंगे और उस हिसाब से इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, तब तक इनको न्याय नहीं मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आप पारसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी उनकी बहुत बुरी हालत है। मतलब आपको मैं
बहुत एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। 150 लोगों को हमारे यहाँ पूना में आलंदी करके एक यात्रा होती है। उस यात्रा में बहुत भाविक जो है मंदिर में जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने में जाते हैं। और उस वक्त क्या होता है कि आम लोग जो है आने वाले भाविकों के लिए छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं। कोई बिस्किट देता है, कोई पानी देता है, कोई वेफर्स देता है, कोई कुछ देता है, फ्री में भाविकों को देता रहता है। जब पारधी कम्युनिटी को पता रहता है कि ये फ्री में मिलता है, तो कुछ पारधी कम्युनिटी की बस्ती के लोग वो फ्री का लेने के लिए वो इसमें घुस गए वारकरी लोगों के साथ। तो पुलिस ने उनको 24 घंटा डिटेन किया इलीगली, 150 लोगों को। पारधी कम्युनिटी, ये अभी की बात है, 2 साल पहले की, ये 4 साल 8 साल 10 साल नहीं है। तो ये जो स्टिग्मा और जो है ना क्रिमिनलिटी का, वो बहुत बुरी तरीके से अपने मैं जो स्टेट एट्रोसिटीज के बारे में बोल रही थी, जो मैंने कहा था कि मैं आगे जाके बोलूंगी, ये स्टेट एट्रोसिटी है। ये जो पारधी लोग के ऊपर होती है, ये स्टेट एट्रोसिटी है हम्म। कि बिना वजह उनको उठा के लेके जाना, उनको इलीगली डिटेन करना, उनको बार बार। और 85%, आपको मैं बताती हूँ नीरज जी, 85% पारधी जो है 5 साल बाद एक्विटल हो जाते हैं, मतलब निर्दोष उनकी छुट्टी हो जाती है। उनके ऊपर चार्जेस भी प्रूव नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी पांच जी, ये साल होते हैं मैं तो उनकी जिंदगी खराब कर दी जाती है। ये सीपीए प्रोजेक्ट के कई सारे ऐसे रिसर्च हैं, ऐसे डेटाज हैं जहाँ पे ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि पुलिस एट्रॉसिटी या पुलिस प्रोफाइलिंग के वो कितने बड़े शिकार है, जिसको लेके पार्लियामेंट में भी असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात उठाई भी थी। उसके बाद कुछ मेजर हुआ नहीं। बड़ी दुख की बात है कि जिस समुदाय के पास, जिन लोगों के पास शिक्षा लेने के लिए पैसे नहीं हैं, घर चलाने के पैसे नहीं है, उनको अपने घर पे सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल करना पड़ रहा है। वो भी इसलिए ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो निर्दोष हैं, वो जन्मजात अपराधी नहीं हैं। पल्लवी जी, क्योंकि आपकी जो लोकधारा संस्था है, संगठन है, वो ग्राउंड पर काम कर रही है महाराष्ट्र में, और अब अलग-अलग राज्यों में काम कर रही है, 18 राज्यों में काम कर रही है। थोड़े आंकड़ों के बारे में आप थोड़ा मुझे बताएँगे कि आपके हिसाब से क्या आंकड़े हैं? जैसे कि पारधी समुदाय के बारे में बताया या अलग-अलग जो हैं। ये आंकड़ों के बारे में अगर बात की जाए ना, तो ये संस्था का रीच आउट जो होता है वो बहुत कम होता है। भले हम 18 राज्यों में काम करते हैं, लेकिन हम बस्ती बस्ती पे काम करते हैं, है ना। हुँ। पर मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा नजर नेशनल कमीशन, जो रैंकी कमीशन बिठाया गया था, उन्होंने एक रैपिड सर्वे किया था। तो वो रैपिड सर्वे के अगर हम आंकड़े देखेंगे, तो हमको इनकी कम्युनिटी वाइज नहीं, पर ओवरऑल डीएनटीज की, डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स की जो स्थिति है हमें पता चल सकती है। अर्थात वो जो आंकड़े हैं वो 2008 के उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिए हैं, और वो 2001 का जो सेंसस था, या उन्होंने जो रैपिड सर्वे किया था, उसके आधार पर थे। तो आज की तारीख में वो कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं। हुँ। पर आपको हैरानी होगी कि उन्होंने जो एस्टिमेट पॉपुलेशन कही थी, वो 15 लाख के करीब कही थी के कमीशन ने। 15 लाख या उसमें 15 करोड़? हाँ, सॉरी 15 करोड़, सॉरी हाँ, 15 करोड़ के ठीक। आसपास उन्होंने अपनी पूरे देश में डीएनटी की आबादी कही थी। और वो आबादी का आंकड़ा जो उन्होंने निकाला था, वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के साथ 1931 का जो सेंसस है, हुँ, उसके उसको एक्स्ट्रापोलेट करके वो आज की तारीख का उन्होंने निकाला था। हुँ, तो वो शायद ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसमें से उन्होंने जो रैपिड सर्वे किया था, सिनोवेक संस्था है बैंगलोर की, उनके माध्यम से, हुँ। तो उसमें 98% ऑफ डीएनटीज, 15 करोड़ में से जो है वो लैंडलेस है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, ना कसने के लिए, मतलब काम करने के लिए, ना ही घर बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के जो डीएनटीज है, और यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, या साउथ में हो, तो उनकी हालत क्या हो सकती है। 98% अगर लोग लैंडलेस है, तो आज मैं वो 2% में से हूँ, मतलब हमारी फैमिली 2% में से है जिनके पास कुछ अपने लिए लैंड है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बस मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ फिर आप प्लीज़, क्योंकि जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इस देश में हुआ था, तो अगर शायद इनका आंकड़ा इनको पता होता, ये संवैधानिक तौर पे पाए गए होते देश में, तो शायद उनको कुछ मिल भी जाता, पर वो भी उनका हक मर गया। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है ना।
तो उसका जिक्र इनके कमीशन ने अपने रिपोर्ट में किया है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। वो बात मतलब अगर वक्त मिले तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। पर 98% अगर लोग लैंडलेस है तो आपको उनको विकास में लाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनको जमीन देनी पड़ेगी ना रहने के लिए। आपको उनको कसने के लिए मिनिमम लैंड देनी पड़ेगी। काम करने उपजीविका के लिए, आजीविका मतलब वो अगर अपना रोजगार, अगर खुद का रोजगार खुद कमाना चाहते हैं तो कम से कम 1 गुंठा, 2 गुंठा, 3 गुंठा, 5 गुंठा, बड़े एकड़ नहीं मांग मतलब डीएनटीज नहीं चाहते कि उनको 5 एकड़, 10 एकड़ या 20 एकड़ की जमीन दी जाए, लेकिन कम से कम उनका गुजारा हो और उनको छत मिले। और वो घर ऐसा हो कि जिस मतलब 98% अगर लैंडलेस है तो वो कच्ची झुग्गियों में रह रहे हैं, वो टेंट में रह रहे हैं, वो टीन के घर में रह रहे हैं, और ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, और ना ही मेडिकल की व्यवस्था है। आरोग्य विषयक जो व्यवस्था हम कहते हैं ना, आसपास ना है, क्योंकि ये खुले मैदान में रहते हैं, खुले ग्राउंड में रहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है 98% अगर लैंडलेस है तो हमारा स्टेट ऑफ लॉ ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है कि आप इस देश के नागरिक या इस राज्य के नागरिक है, तो ही आपको उस राज्य का या उस देश के जो भी योजना है उसका लाभ मिल सकता है। ये एक साधारण सा एक लॉ है अपने देश का या अपने राज्य का। अभी 98% लैंडलेस होने वाले लोगों के पास क्या कागज, कौन सा ही कागज होगा? ना बिजली है तो ना बिजली का बिल है, ना पानी है ना पानी का बिल है, ना घर है कि जो ग्राम पंचायत में घर पट्टी भरते हैं तो कुछ घर का सारा है या कुछ टैक्स भरते हैं, ना वो है। मतलब ये 98% लोग आज भी ऐसे हालात में जी रहे हैं कि वो सिटीजन्स होने के बावजूद भी डेनिजन्स है। डेनिजन्स यानी जो देश के रहवासी तो है लेकिन वो नकारे गए हैं, वो सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर सक रहे हैं अपनी। तो ये है 72% जो लोग है, आबादी है, वो 72% की आबादी ऐसी है कि जो बीपीएल की यादी में, बीपीएल जो होता है ना अपना बिलो पॉवर्टी बिलो लाइन, पॉवर्टी लाइन, यस, गरीबी रेखा से नीचे। गरीबी रेखा के नीचे के तबके के आने के लिए लायबल है, पात्र है, पर फिर भी वो गरीबी रेखा के नीचे की लिस्ट में नहीं है। तो उसके रीजंस अलग अलग है। जैसे मैंने कहा कि जब बीपीएल का सर्वे शुरू हो जाता है तो सर्वे तो सिर्फ गांव में होता है जहाँ सेटल कम्युनिटीज, पारधी लोग हो या कोई भी हो, वो तो गांव के किसी मतलब खेत के किसी कोने में रहते हैं जहाँ लोग जा भी नहीं सकते, कहीं अंदर अंदर जंगल में या किसी मैदान में रहते हैं, उनका पक्का घर नहीं होता है, तो वो हमेशा ऐसे सर्वे से छूट जाते हैं। हमेशा, हमेशा, क्योंकि वो कांस्टेंट नोमैडिज्म में रहते हैं, इसीलिए उनका बीपीएल की लिस्ट में या नाम नहीं होता है। 56% तबका 2006 के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे अब लगता है, जो मैंने मतलब मैं जो काम कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। लेकिन कमीशन ने कहा था कि 56% लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। 56% लोग जो है वोटर आईडी नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास कोई कागजात नहीं है। पर अभी जो मैं महाराष्ट्र में जैसे हम काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र हो या हर एक स्टेट में एक सुमोटो मुहिम चलाई गई है सरकार के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर्स बनाओ। हालांकि वोटर्स बनाने के बारे में हम कह सकते हैं कि वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी है कि इनको वोटर बनाओ, ताकि वो वोट ले सकते हैं और ये वोट दे सकते हैं। पर आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन देना, रोजगार देना, ये प्रायोरिटी पॉलिटिकल पार्टी या यहाँ के रूलिंग पार्टीज की नहीं है, पर वोटर कार्ड की प्रायोरिटीज है। आज महाराष्ट्र को हम देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट सारे नॉमेडिक ट्राइब्स, मतलब जो एकदम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या घूमंतु 12 महीने घूमने वाला बंदा हो, उसके पास भी वोटर आईडी है। वो किस लिए है? वो पॉलिटिकल विल की वजह से है। और वो पॉलिटिकल विल इसलिए आई है क्योंकि वो उनकी जरूरत है, जी। इनकी जरूरत नहीं है। तो ये आंकड़े थोड़े से बदल गए, ऐसे मुझे लगता है कि अगर वो सर्वे आज हो जाएगा तो ये आंकड़े शायद बदल सकते हैं।
हम्म 30% डीएनटीज ऐसे है पूरे देश के, 30% डीएनटीज ऐसे है कि उनको अगर अपने घर में मौत होती है तो वो मौत की मतलब बहुत डीएनटीज डिनोटिफाइड एंड नॉमिनेटेड ट्राइब्स के कम्युनिटीज के अंदर दफन विधि हो जाती है। उसको अग्नि नहीं दिया जाता है। दफन विधि के लिए जमीन की जरूरत होती है, उसके लिए अलग से स्मशान की जरूरी होती है। तो 30% कम्युनिटीज ने कहा था कि हमको हमारे कम्युनिटीज के लोग जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है, हम हमारी झुग्गी के नीचे ही वो गड्ढा करते हैं और उसके उसमें उनको दफनाते हैं और उसके ऊपर हमारी झुग्गी होती है या हमारा टेंट होता है। ये ऐसे 30% कम्युनिटीज है। तो आप देख सकते हैं कि क्या है मतलब कम्युनिटीज की हालत क्या है। हम्म और 70% डीएनटीज ने कहा है कि उनको जो प्राइवेट क्या कहते हैं उसको, लेंडर, मनी लेंडर होते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई कागजात नहीं है लेकिन उनको शादी करने के लिए पैसा तो जरूरी है, अगर झुग्गी झोपड़ी के लिए कुछ सामान चाहिए तो पैसा लगता है, बैंक में जाएंगे तो लोन नहीं मिलता है क्योंकि बैंक तो आपके पास कागजात पूछती है जो आपके पास है नहीं है। अगर कुछ भी एक दो कागजात आप कहीं से जुटाकर बैंक में जाते हैं तो आपके लिए जामींदार रहने के लिए, गारंटर रहने के लिए कोई भी बंदा तैयार नहीं रहता है। तो इनको अल्टीमेटली प्राइवेट मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है। और ये प्राइवेट मनी लेंडर्स जो है 30 से 40% के इंटरेस्ट से इनको, ब्याज से उनको पैसा देते हैं, जिनकी मतलब जिसको चुकाने में इनकी पूरी जिंदगी जाती है, हम्म बस कि कर्जा लो और कर्जा चुकाओ। तो ये हालत आज डीएनटीज की है क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये सिटीजनशिप के बारे में है, ये कागजात के बारे में है, ये आइडेंटिटी के बारे में है, आपकी प्रादेशिक अस्मिता के बारे में है, अपनी खुद जाति की अस्मिता के बारे में है, जो नकारा गया है हम्म आज के डेवलपमेंट प्रोसेस में, उनको नकारा गया है। और जिंदा रहना तो हर सजीव का एक मूलभूत नियम होता है, तो वो हम्म जिंदा रहते हैं कुछ भी करके, भीख मांग के रहो या फिर छोटी मोटी चोरी करके रहो या जो मिले वो, जो छोटा मोटा काम मिले उस, तो मतलब सिर्फ जिंदा रहने का काम आज डीएनटीज कर रहे हैं। उनको जो संविधान कहता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो डिग्निटी है वो डिग्निटी अभी तक नहीं मिल रही है। पल्लवी जी, एक चीज़ और की, जैसे कि हमने आइडेंटिटी की बात की, खास करके डॉक्यूमेंट्स की बात की। अब 2014 के बाद और रिसेंटली 2024 के बाद देश भर में ये कागज़ को लेके कवायद शुरू हुई है कि आप कागज़ दीजिए, दिखाइए तो आपका सिटीजनशिप जो है वो माना जाएगा, आप वोट के लिए आपका अधिकार आपको मिलेगा या फिर इसकी योजनाएं जो है आपको मिलेगी। लेटेस्टली मैंने हमने खबर पढ़ी थी कि महाराष्ट्र सरकार ने और यूपी सरकार ने साथ में ही ये आदेश दे दिया है कि जो आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बनाते हैं वो आप आधार के आधार पर नहीं बना पाएंगे। अब आधार ऐसी चीज़ है जो आई थिंक आज के टाइम पे बड़ी आसानी से बन जाने वाला डॉक्यूमेंट है, और सरकार ने ये पूरा एक कवायद शुरू की थी कि आधार को ही अपना आप आधार बनाइए, पहचान है वो सब। तो अगर आज के समय में उनको वोटिंग राइट्स लेना हो, उनको सिटीजनशिप प्रूफ करना हो, हमारे डीएनटी एनटी और एसएनटी यानी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय को, तो वो कहाँ खड़े पाए जाते हैं? जो पेस्ट्रोल कम्युनिटीज होती है ना, जो नोमैडिक कम्युनिटीज होती है ना, वो घूमते घूमते उनकी पैदाइश होती है, कहीं इस झुग्गी में, कहीं उस झुग्गी में, कहीं उस जिले में, कहीं इस जिले में। और जो आज के वोटर्स है वो 20 साल पहले जन्मे हुए हैं या कई साल पहले जन्मे हुए, 50 साल जो अभी, तो वो उनको ये नहीं था कि आगे जाके ये कोई कानून आने वाला है या कोई ऐसी शर्त लगने वाली है कि जिसको लेकर हमें वोट डालने की पाबंदी हो सकती है। तो ये तो वोटिंग इज अ मूलभूत राइट, फंडामेंटल राइट है अपना। ये जो देश का नागरिक है तो उसको वोटिंग, एक 18 साल के बाद उसको वोट करना तो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। और जो करना चाहता है उसको अगर ऐसे नियमों की वजह से दूर रखा जाता है तो मुझे लगता है कि ये सारे नियम जो है वो असंविधानिक है, ये चुनौती देने वाले हैं। और हम सारे संगठन, मतलब राजस्थान के भी कुछ संगठनों के साथ जो पेस्ट्रल नोमैड्स है, जिन्हें हम कहते हैं कि गद्दी कहते हैं, पाल कहते हैं, रबारी कहते हैं,
देवासी कहते हैं, तो उन लोगों को भी ये बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनको क्या, वो भी कहते हैं कि हमारा आधार कार्ड पे जो बर्थ डेट है वो ऐसे ही हमने दिया हुआ है या फिर सिविल सर्जन के पास से लेकर दिया हुआ है, तो फिर भी वो अभी वो नहीं मांग रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हम इस प्रोसेस से, और इस प्रोसेस से सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं वो बहिष्कृत होने वाले हैं। इस प्रोसेस की वजह से जो इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो या अपनी लीडरशिप प्रूव करना चाहते हैं या इस प्रोसेस में आना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पाबंदी है। मतलब अचानक से ये भी इस प्रोसेस की वजह से डेवलपमेंट प्रोसेस में भाग नहीं ले पाएंगे। तो मुझे ये बहुत बड़ी, मतलब वैसे भी डीएनटीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, मतलब जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत मुश्किल से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनको बहुत मुश्किल से टिकट्स मिलते हैं, और जिनको मिलते हैं अगर वो किसी चीज की वजह से, ऐसे चीज की वजह से वो अगर डिनाई किया जाता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं है। मतलब इनके मूलभूत अधिकारों पे घाला डाल, बहुत बड़ा घाव डाल रहे हैं। पल्लवी जी, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हम डीएनटी, एनटी, एसएनटी कहते हैं, है ना? मुझे तो लगता है वो भी पर्याप्त नहीं है ये कहना, क्योंकि अब जब तक आम इंसान को समझ नहीं आएगा कि उसके आसपास जो इंसान कुछ बेच रहा है, कुछ कर रहा है, वो उस समुदाय से है, तब तक उसको लगेगा कि नहीं कि ये मुद्दा मुद्दा है कोई। जैसे कि हम एक जगह बैठे थे और सपेरे भाई हमारे जो थे वो अपना बीन वीन बजा रहे थे और जो भी है अपना कर रहे थे जॉब। तो उनके पास है ना नकली सांप था वो। हम्म। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैंने बचपन में देखा हुआ था गांव में कि उनके पास असली सांप होते हैं, असली बंदर होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये नकली सांप क्यों लेके चल रहे हैं और बीन बजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है एनिमल क्रुएल्टी के नाम पर। तो मुझे याद आया कि हमारे देश में वंतारा जैसी जगह भी है जहाँ पे बहुत सारा पैसा दे के रखा जाता है, उनको अलाउ है, उस पे वो कमा रहे हैं। आपने जैसे सपेरा की कही ना, तो ये जैसे सपेरा है, ये असवल मतलब जो बेयर्स लेके घूमते थे, उसके खेल करते थे, उनके लिए है। वाइल्ड लाइफ क्रुएल्टी एक्ट, एनिमल टू क्रुएल्टी एक्ट, ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्ट की वजह से जो बैदू होते हैं ना, बैद जो जड़ी बूटी बेचते थे, बिल्कुल। वो है। या फिर बेगरी एक्ट, एंटी बेगरी एक्ट 1955 का है, बॉम्बे बेगरी एक्ट है। उसकी वजह से ये जो सारे जो नोमेडिक कम्युनिटीज है ना, सारी नोमेडिक कम्युनिटीज, क्योंकि बेगरी एक्ट का डेफिनेशन ही ऐसा है कि जो कोई बंदा, सिर्फ हमें इतना पता है कि भीख मांगना यानी बेगर्स हो ना, पर बेगरी एक्ट का डेफिनेशन ही ऐसा है कि जो कोई बंदा रोड पे, पब्लिक प्लेस पे अपनी कला सादर करके, कुछ हुनर दिखाकर अगर किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाता है, तो वो बेगर है। ये बेगरी एक्ट की डेफिनेशन है। और उसके अंदर हमारे जितने परफॉर्मर कम्युनिटीज नोमेडिक ट्राइब्स की आती है, फिर वो नट हो, कालबेलिया हो, या फिर हमारे महाराष्ट्र के डोंबारी हो, बहुरूपी हो, बैतू हो, कड़क लक्ष्मी हो, ये सारे क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो ये सारे एक्ट्स तो बन गए, जैसे आपने कहा कि एंटी वाइल्ड लाइफ क्रुएल्टी एक्ट आ गया, या फिर एनिमल टू क्रुएल्टी एक्ट आ गया। सवाल हम सरकार से यही पूछते हैं, और यही हमारा एक मुद्दा है कि आपने देश के हित के लिए, वन्य जीव के हित के लिए, जंगल संवर्धन के लिए सारे एक्ट्स बनाए, और जिसके ऊपर इनकी परंपरागत उपजीविका थी हजारों साल पहले से, 5,000 सालों से पहले। ऐसे नहीं कि ये अभी की है, ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे उनके। तो ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट्स जो थे, उनके बारे में ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट आपने कुछ दिया ही नहीं। एग्जैक्टली। इनके पास से आपने उनका जो रोजगार था वो छीन लिया, बिल्कुल। पर जो जब छीनते समय उनके विकास के बारे में नहीं सोचा, ये बड़ा लैक्यूना है, और जो हम सरकार को पूछते हैं। और रेनके कमीशन में मुझे लगता है कि बारीकी से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई है, और उन्होंने कहा है कि ये सारे एक्ट्स जो है वो रिविजिट होने चाहिए, और इनके लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक्ट आना चाहिए, जिसमें उनको लैंड दी जाएगी, जिनको एजुकेशन के लिए एक्सेस होगा, हेल्थ के लिए एक्सेस होगा, रोजगार के लिए होगा। जो मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, तो वो सरकारी माइक्रो फाइनेंस जो होता है उसका लाभ ले पाएंगे। अब हम ये आखिरी बात पे आएंगे क्योंकि हम रेनके कमीशन बार बार हम सुन रहे हैं। पल्लवी जी बालकृष्ण रेनके जी की सुपुत्री हैं। एक एक स्टोरी हमें बता रही थी बिफोर वी स्टार्टेड इंटरव्यू, तो मैं चाहूंगा कि पल्लवी जी प्लीज़ वो शेयर कर दीजिए कि वो कमीशन कैसे आया और आपके पिताजी कैसे उसके चेयरमैन बने।
कमीशन तो 2005 में उसका नोटिफिकेशन निकला था। 2006 में कमीशन की जो डोर है वो रिंकी साहब ने फेब 2006 में उन्होंने संभाली। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कमीशन के चेयरमैनशिप के बारे में फोन आ जाता है घर पे कि हम सोशल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी फलान फलान बात करते हैं और बालकृष्ण रेड्डी जी सर से बात करनी है। तो सर ने बात कर दी, सर को उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कमीशन गठित हो रहा है और आपको आपका नाम जो है सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अप्रूवल दिया हुआ है, तो बस आपका अप्रूवल जरूरी है और आपका एक बायोडेटा चाहिए, आपका एक फोटो चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही मतलब शॉकिंग थी, मेरे पिताजी के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि एक फोन आके ऐसे होता है। तो मेरे पिताजी ने कहा था ठीक है, आपने हमारी जो भी बातें हो गई है वो आप मुझे ऑफिशियली ईमेल पे भेज दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। फोन रखने के बाद हमने घर पे थोड़ी बात की, ये कैसे हो गया, ये सच है झूठ है, कोई प्रैंक कर रहा है ये। तो बाद में उनको ऑफिशियल मेल आ गया, ऑफिशियल मेल पे फिर हम लोगों ने सब लोगों से बात करके, पिताजी ने सब लोगों से बात करके अपना अप्रूवल भेज दिया। और 2006 में जो है नेशनल कमीशन की भागदौड़ जो उन्होंने संभाली, तो ओनली कमीशन वो जो प्रिसाइजली डीएनटी के लिए गठित किया गया था। उसके पहले भी अंडर आर्टिकल 340, क्योंकि 340 आर्टिकल जो ओबीसी के लिए है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो उसके लिए कमीशन गठित किए गए थे। जैसे हम कालेल काका कालेल करो कमीशन हो, कि जी अपना मंडल कमीशन हो, ऐसे ओबीसी के लिए कमीशन गठित किए गए थे। लोकुर कमीशन गठित किया था, वेंकटचलिया कमीशन गठित हुए थे, सारे कमीशंस गठित हुए थे, लेकिन उसका प्राइम फोकस जो था वो डीएनटी नहीं था, वो समाज का दूसरा तबका था, ओबीसी था। फिर ओबीसी के अंदर ये माइक्रो ओबीसी है और इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए इनके लिए अलग से कमीशन गठित होना जरूरी है, इनके लिए अलग से व्यवस्था होनी जरूरी है। ऐसे हर एक कमीशन ने अपने अपने रिपोर्ट में जाते जाते कुछ कमेंट्स जो है वो अपने रिपोर्ट में दे दिए थे, और उसके बाद कहीं जाके रेंके कमीशन पहली बार सिर्फ प्रिसाइजली डीएनटी के लिए बना हुआ। इस मुद्दे पर बात करने के लिए पल्लवी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने हमें बताई है और बहुत अच्छा बातचीत हुआ है। आशा करते हैं कि जो लोग देखेंगे उनको कुछ चीज़ें समझ आएँगी और आप क्या विचार है आपके, आप क्या सोचते हैं? आपको लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम इसी मुद्दे पर और भी लोगों से बात करते रहेंगे, ताकि हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें और आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारा चैनल खबर खलियान ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।